Hello, students. I hope that you all are well with healthy mind and body. I welcome you to the class 9th in civics class. Constitutional design. This is a chapter. The subtopic which we are going to do is composition of the Constituent Assembly. Myself, Mrs. Rama Babri, I'll be teaching you this chapter. Students, let me clear you one thing that in previous video, in the last video, we have studied about that how the Constituent Assembly it was made. Now in this video, we'll be studying about the composition of Constituent Assembly. Composition of Constituent Assembly. Okay. The point number 1 you can see on your screen that 1939 the British government involved Indians in Second World War. फाइन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो हिंदुस्तान के अंदर कौन राज कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने इंडियन से या इंडियन लीडर्स से किसी से कोई भी कंसल्ट नहीं किया, कोई इजाज़त नहीं ली. ठीक है. और उन्होंने काफ़ी इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व करा, उनको हिंदुस्तान से बाहर भी भेजा. किस लिए? वर्ल्ड वॉर में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के लिए. द ब्रिटेन इन्वॉल्व द इंडियंस विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडियन लीडर्स. हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े लीडर्स थे वो इस बात से बहुत परेशान हो गए और नाखुश थे. दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब हिंदुस्तान में जो एक अनरेस्ट हुआ, लोगों में इस तरह की हलचल हुई कि क्या हो गया, तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने दो जो है वो प्लान्स लेके आए. एक ऑगस्ट ऑफर था जो 1940 में आया, एंड क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन प्लान. एंड ऑगस्ट ऑफर जो आया था टू पैसिफाई देम कि कोई बात नहीं, हम लोगों से मतलब कि जो भी गलती हुई है उसको पैसिफाई करने के लिए. ठीक है, जिससे कि इंडियन लीडर्स जो है वो शांत हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, दे कुड नॉट satisfy the Indian leaders. After Second World War, in 1946, cabinet mission came to India. अब कैबिनेट मिशन जो आया हिंदुस्तान में 1946 में, they decided, they means the British rule, they decided कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और जितने मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? ऑल विल बी द इंडियंस. ऑल द मेंबर्स दे विल बी द इंडियंस. कोई भी उसमें जो है यूरोपियन कंट्री का या मतलब कि ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं होंगे. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली it will be framed by only Indians, and to frame the Constitution of India, Constituent Assembly की फॉर्मेशन हुई. अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फॉर्मेशन हुई तो इसके मेंबर्स कहाँ कहाँ से आए? देखो, दो तरीके से आए. एक तो इलेक्टेड आए. अब इलेक्टेड कहाँ से आए? पार्टली इलेक्टेड थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे. कुछ मेंबर्स थे जो कि काफ़ी मेंबर्स वो थे जो कि इलेक्टेड थे. 296 मेंबर्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स दे वर इलेक्टेड. और ये कहाँ से इलेक्टेड थे? हिंदुस्तान में वो एरिया, वो टेरिटरीज या वो प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिश रूल था, वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वहाँ पे जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे ब्रिटिश टाइम में ही वहाँ पर इलेक्शन हुआ. और इलेक्शन से जो वहाँ से जो इलेक्टेड लोग थे ना वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए.
उनके नंबर कितने थे? 296. एंड पार्टली आई सेड दैट दे वर बीइंग नॉमिनेटेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ये नॉमिनेटेड वाले कौन से थे? ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के. फाइन. जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कोई हुकूमत नहीं था, वो उनके अंडर में नहीं आते थे, लेकिन इनके ट्रेड रिलेशनशिप वगैरह अच्छे थे. तो प्रिंसली स्टेट से 93 रिप्रेजेंटेटिव्स आए. फाइन. तो टोटल कितने मेंबर्स थे? 389. There were 389 members in the Constituent Assembly. और सभी के सभी कौन थे? भारतीय थे. कौन थे वो? सारे के सारे भारतीय थे. तो ये कैबिनेट मिशन जो हमारे पास आया हिंदुस्तान में, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के दौरान जो है उनका ये डिसीजन था, और उन्हें पता था कि अब हिंदुस्तान में जो है कैबिनेट मिशन इस बात को जानता था, कैबिनेट मिशन बहुत अच्छे से, ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छे से जानती थी कि अब हिंदुस्तान में राज करना मुश्किल है. सो अब उन्होंने अपने रहते हुए कैबिनेट मिशन जो है ये प्लान ले करके आए, और उन्होंने ही मतलब कि सपोर्ट करा इस चीज़ को कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए. ठीक है. और उसमें 389 मेंबर्स थे. फाइन. 389 मेंबर्स थे. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे. कहाँ से आए थे? वो प्रोविंसेस ब्रिटिश रूल के अंडर जो थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोविंसेस थे वहाँ से इलेक्शन हुआ, वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए. और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से. प्रिंसली स्टेट का ब्रिटिश के हुकूमत से, ब्रिटिश रूल से कोई लेना देना नहीं था. गॉट इट. सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन. ठीक है. अभी हम और भी बताएंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. फाइन. 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व इंडियन in the Second World War, which was disliked by the Indian leaders. Then the cabinet mission plan it came, and उनके सपोर्ट से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे हिंदुस्तान में बनी. और उसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 389. 389. इलेक्टेड कितने थे? 296. फाइन. एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स वर 93. दोनों को ऐड करिए, दोनों का सम कितना आएगा? टोटल कितना आएगा? 389. फाइन. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ओके. नाउ you'll see that in 1946 elections in the British rule area, जिन एरिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे वहाँ पे इलेक्शंस हुए, और प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे. वहीं से बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स को भेजा गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. फाइन. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट स्लाइड नाउ यू विल सी दैट the different dates are there in sequence. Fine. In 1946 election in the British rule area, on 9th December 1946 first meeting of CA means Constituent Assembly के जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई. और जब फर्स्ट मीटिंग हुई उसमें एक प्रेसिडेंट को चूज़ करा गया. ठीक है. अब प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा. लेकिन ये टेम्परेरी थे. ठीक है. फिर 9 दिसंबर के बाद 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग हुई. ठीक है. अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब सेकेंड मीटिंग हुई तो उसमें इन्होंने एक परमानेंट प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उन्होंने चूज़ किया. फाइन. Dr. Rajendra Prasad, he was elected as a president of Constituent Assembly. Fine. It's missing over there. Sorry for that. It should be Constituent Assembly, President of Constituent Assembly. I hope this is clear that on 11th December 1946, second meeting it was there of CA,
and Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the Constituent Assembly. Now comes the 13th of December 1946, the third meeting of Constituent Assembly held. Fine. Now, very important date is coming on a screen, that 22nd Jan 1947. 22nd Jan 1947. Objective resolution was passed and it was accepted by all the members. Now, what was this objective resolution? जब मीटिंग्स नॉन स्टॉप चल रही थी, ठीक है, तो एकदम जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है प्रपोज किया और वो पास भी हुआ. अब ये जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने का उनका क्या मकसद क्या था? उनके हिसाब से जो है इंडिया इट शुड बी ए सोवर्जिन, इट शुड बी अ रिपब्लिकन कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा जाए वो रिटन में हो और बहुत क्लियर हो, डिटेलिंग हो उसकी. फंडामेंटल राइट्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड यूनियन ऑफ द स्टेट. स्टेट हैज़ टू बी गिवन द इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट. तो ये सारी की सारी क्या थी? ये गाइडिंग फोर्स थे, ठीक है, गाइडलाइंस थी ये सारी की सारी. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम. फाइन. उनका मेन मकसद क्या था, मोटिव क्या था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में? कि इंडिया जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सोवर्जिन, इट शुड बी रिपब्लिकन कंट्री, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट सभी के पास होने चाहिए, एंड इंडिया में यूनियन ऑफ द स्टेट इट शुड बी. फाइन. सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन. देखो 22 ऑफ जनवरी 1947 OR भी कई बार कह देते हैं कि OR was passed and accepted by all the members of the Constituent Assembly. क्योंकि जितनी भी बात कही गई थी that was for the development of the country. फाइन. और फंडामेंटल की अगर बात करी जा रही है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी जा रही है, इंडिविजुअल राइट्स के, मतलब कि हर किसी को होने चाहिए, हर कोई मतलब कि जो इक्वल राइट और ग्रेसफुली जो है अपने कंट्री में रिस्पेक्टफुल लाइफ को लीड करें. क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम में सब लोगों ने, मतलब कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया था कि वी पीपल आर टोटली इग्नोर्ड, यू नो, देयर वाज नो डेवलपमेंट और कोई से नहीं थी हमारी पॉलिटिकल फील्ड में. फाइन. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के अपने प्रॉफिट मोटिव, उनकी सेल्फिश मोटिव के लिए था. तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लाया गया वो दैट वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इज इट क्लियर? तो आप ये देखेंगे कॉम्पोजिशन में किस तरह से 1946 में इलेक्शन हुए, देन 9 दिसंबर को मीटिंग हुई. फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट टेम्परेरी थे, ठीक है. फिर 11 दिसंबर 1947 को सेकेंड मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट करा गया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और याद रखिएगा यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है. एंड 13 दिसंबर 1946 में फिर से जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है. एंड 22 ऑफ जनवरी 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया, which was passed, which was liked, accepted by all the members of the
Constituent Assembly. Got it? I hope that you are clear till here. Fine. तो इस चीज़ को आप एक मतलब सीक्वेंस वाइज ज़रा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बन रही थी, ठीक है, तो कैसे बनी। बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। और और ये इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अभी तक देश आज़ाद नहीं हुआ है जब तक ये बातें चल रही है ना, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हो रही थी, बन रही थी, और उसके प्रेसिडेंट जब चूज़ करे जा रहे थे, उस वक्त देश आज़ाद नहीं था। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लानिंग के अंतर्गत ये सारे काम चल रहे थे। फाइन, इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 14th August 1947, Pakistan it was formed, and 15th August 1947, India got freedom. अब ये जो पार्टीशन की जो यहाँ बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अच्छी खासी बनी हुई थी, अच्छी खासी चल रही थी, ठीक है। और लेकिन इसके बीच में एक अजीब सी कहानी आई थी। प्लान ऑफ 3 जून 1947, जिसे हम पार्टीशन ऑफ कंट्री या माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ते हैं, तब हम इस चीज़ को, हमें पता होना चाहिए इस बात का कि बीच में अच्छे खासे जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था वो चल रहा था और लोग ड्राफ्टिंग कर रहे थे, और इन बिटवीन जो है मुस्लिम लीग दे डिमांडेड फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द सेपरेट कंट्री फॉर देम, ठीक है। ये बात बीच में आई, तो पार्टीशन, और जो पार्टीशन हुआ तो अंडरस्टूड है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिसमें कितने थे, 389 लोग थे। 389 लोग जो थे, जो उस पर काम कर रहे थे, फिर वो डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? वो लोग अलग अलग हो गए। अब देखिए 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी इट वॉज फॉर्म्ड। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी इट वॉज फॉर्म्ड। चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। हु वॉज द चेयरमैन? द चेयरमैन वॉज बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर के लीडरशिप में जो काम चल रहा था, उसका जो ड्राफ्टिंग जो था, ठीक है, वो फरवरी 1948 में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, वो फिनिशिंग लेवल पे था। तो 3 रीडिंग्स हुई। 3 रीडिंग्स मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशंस, फाइन। उसमें बहुत डिबेट्स हुए, ऐड ऑन चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें निकाल ली गई, और 3 रीडिंग्स के बाद जो है वो मतलब फिनिश हुआ, सारा काम जो है उसका ड्राफ्टिंग का ख़त्म हुआ। तो ये नहीं कि एकदम से मतलब कि जो बनाया और एकदम से सारे के सारे काम जो है हो गए। अब एक और बड़ी इम्पोर्टेंट सी डेट आती है। इंडिया नीडेड अ फ्लैग। रेड फोर्ट पर जो है वो तिरंगा झंडा उनको लहराना था। तो 22 जुलाई 1947 में ट्राई कलर इट वॉज बीइंग एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट करा गया, ठीक है। 22 जुलाई 1947। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी जो बनी हुई थी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन की भी जो बात हुई, ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 389 थे। अब 389 में क्या हुआ, 299 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था हमारा, वो उसमें रह गए। अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है अब पाकिस्तान वालों के लिए बनी, ठीक है, कि भाई अब तुम अलग हो गए, बंटवारा हो गया। तो पाकिस्तान वाले साइड में जो उनके मेंबर्स थे, जो मुस्लिम लीग वाले थे, वो अलग हो गए, वो 90 थे, 90, फाइन। तो 299 इंडिया
में आए एंड जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स का भी डिवीजन हो गया, ठीक है, 299 इंडिया की तरफ एंड 90 पाकिस्तान की तरफ। गॉट इट? इज इट क्लियर? नाउ कम्स द डेट ऑफ द 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन उससे पहले जो है क्या हुआ कि 24 जनवरी को 1950 में 284 मेंबर्स साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर को बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंट इट केम इन टू द फोर्स इन ऑन 26 जनवरी 1950। 2 महीने का गैप था, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जब बंटवारा हुआ, ठीक है, मुस्लिम लीग ने अलग होने की जब बात करी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए। तो हमने क्या कहा था कि 90 जो है वो पाकिस्तान साइड चले गए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग हो गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स रह गए? 299। अब लेकिन 299 हम बोल रहे हैं, लेकिन साइन कितनों ने किया? 284। अब ये जो मिसिंग है ये कहाँ थे? देखो, काफ़ी एज वाले लोग भी थे, कुछ बीमार हो गए, कुछ की डेथ हो गई, ठीक है, कुछ वहाँ पे पहुँच नहीं पाए। फाइन। तो सो दिस वाज द रीज़न, और कोई वजह नहीं थी कि और कोई पॉलिटिकल इशू रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। कोई बीमार हो गया, बुज़ुर्ग थे, या किसी वजह से, बीमारी की वजह से नहीं आ पाए, और कुछ उसमें उनकी डेथ हो गई। तो 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, दे साइंड इट। और 24 जनवरी 1950 ये डेट और क्यों इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड नेशनल एंथम जो है हमारा, जनगण मन, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट करा सभी लोगों ने, बहुत रिस्पेक्टफुली। सभी धर्म जाति के लोग जो है थे, और उन्होंने, सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट करा, किसको? नेशनल एंथम को, ठीक है। एंड फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू द फोर्स। फाइन। एट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में थे, एंड 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल्स थे। फाइन। इतनी बात समझ में आ रही है? और आगे ये नंबर बढ़ा। अब एक बहुत बड़ी बात है कि जब पार्टीशन हुआ, वॉयलेंस हुआ, ठीक है, तो उसमें जितने हमारे लीडर्स थे, लोगों ने एक लेसन भी लिया। वो लेसन क्या था कि अटेम्प्ट वर मेड टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो जिसमें हर धर्म जात के लोग हों। Members of all the religions were given the representative। फाइन। हर धर्म जात के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेटिव था। अब आप देखेंगे असेंबली हैड 28 शेड्यूल कास्ट मेंबर्स, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर्स थे, इस कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले कितने लोग थे? 28 थे। एंड 82% सीट इट वॉज ऑक्युपाइड बाय कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस लोग कहते हैं जैसे कि डोमिनेटेड थी, बिल्कुल थी, नंबर वाइज डोमिनेटेड थी, लेकिन डाइवर्स थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि कांग्रेस जो था, इस पार्टी में बहुत सारे, मतलब कि हर धर्म, हर जाति के लोग जो है वो सम्मिलित थे, हर विचारधारा, हर ओपिनियन के लोग थे इसमें। फाइन।
और ये नहीं कि आज़ादी की लड़ाई या कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, और भी पार्टीज थे, और भी लोग थे इसमें। इट वॉज नॉट ओनली द कांग्रेस पार्टी। हाँ, 82% सीट उन्होंने जरूर ग्रैब करी थी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे थे कि उनके ओपिनियन के अगेंस्ट भी जाते थे। एक ओपन डिस्कशन, ओपन डिबेट में पार्टिसिपेशन होता था, ठीक है। कहीं कोई मोनोपोली नहीं थी, एंड ओपन डिस्कशन, जिसकी वजह से सेक्युलरिज्म जैसा शब्द भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। फाइन। I hope that you are getting the point, that this was all about the composition of the Constituent Assembly. I have explained you in the detail. I hope that you have understood the composition and how it was made. And the Constitution Assembly played an important role in mending up the constitution of a country, which came into the force on 26 January 1950. Fine. I hope that you have understood. Thank you for listening. Thank you so much.